चलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मिशन एनसीईआरटी के तहत जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट और एक छोटा सा टॉपिक हम लोग सिलेक्ट किए हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो रेस्पायरेशन में जो है होता है। इस चीज़ को हम लोग आज समझेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में देखे थे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा जो भी हाइड्रोजन रिमूव हुए थे, वो हाइड्रोजन जो है ये कॉम्प्लेक्स 5 यहाँ पर दिखाया हुआ है। कॉम्प्लेक्स 5 में जो है 5 गो कॉम्प्लेक्स हम लोग देखे हुए थे, जिसमें से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए हम लोग को 5वां कॉम्प्लेक्स के बारे में देखना है, जिसको हम एटीपी, इसमें जो है एटीपी सिंथेटेज भी हम लोग बोलते हैं। एंजाइम एटीपी सिंथेटेज जो है इसमें भाग लेता है, और यही एंजाइम जो है इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जो है एडीपी के साथ जो है ऐड करके एटीपी का निर्माण करता है। तो इस निर्माण प्रक्रिया को कॉम्प्लेक्स नंबर जो 5 है, एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स नंबर 5, इस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में जो है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो पीआई यहाँ लिखा हुआ है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। इस दोनों के जो है जुड़ने से जो है एटीपी एनर्जी का निर्माण होता है। यही है हम लोग का जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ठीक है, यहाँ तक कहता है कि हमारे पास एक और प्रोसेस है फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक प्रोसेस है फोटोफॉस्फोराइलेशन, लेकिन आज का टॉपिक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो दो यहाँ पर हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और यहाँ पर हमारा एक और लिखा हुआ है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो है स्टडी करेंगे। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में लाइट एनर्जी जो है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। यहाँ लाइट एनर्जी जो है यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। इस चीज़ को आपको समझना होगा। हमारे पास एक और जो है टॉपिक है जो हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में लाइट एनर्जी का यूज किया जाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न करने के लिए। प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न करने के लिए लाइट एनर्जी का यूज किया जाता है, इसलिए इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। लेकिन हम लोग का टॉपिक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो रेस्पायरेशन में होता है। तो रेस्पायरेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो है देखिए कह रहा है इन रेस्पायरेशन इट इज द एनर्जी फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के द्वारा जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसका यूटिलाइज हम लोग करते हैं रेस्पायरेशन में। इसीलिए जो है इट इज फॉर दिस रीजन दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दो शब्द है। तो चूंकि यहाँ पर लाइट एनर्जी का यूज किया जा रहा है प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए, लेकिन ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ये प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए जो है ऑक्सीडेशन
रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा जो एनर्जी उत्पन्न हो रहा है उसका यूज किया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और इसमें लाइट एनर्जी का यूज किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये सवाल आपसे पूछा गया भी है, ये बहुत बड़ा जो है फ़र्क है। यहाँ हमारे पास दो शब्द है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर लाइट एनर्जी का यूज हाइड्रोजन ग्रेडियंट मतलब वहीं प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, और उसके द्वारा जो है फॉस्फेट जुड़ता है, फॉस्फोराइलेशन है मैंने फॉस्फेट जुड़ता है और फिर एटीपी के रूप में एनर्जी बनता है। तो चूँकि लाइट एनर्जी का यूज हुआ है इसीलिए यहाँ पर फोटो फॉस्फोराइलेशन, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के द्वारा जो एनर्जी उत्पन्न हुआ है उसका यूटिलाइज किया जा रहा है प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न करने के लिए, इसलिए इसका नाम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नाम है। इसी की चर्चा हम लोग आगे जो है करेंगे। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो हम लोग पिछले वीडियो में जो इसको बनाए थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसकी चर्चा हुई थी। इसी चीज़ को हम लोग जो है यहाँ पर जो है बताएंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के रूप में। तो यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन है यहाँ पर वो सभी जो है क्या हो रहा है, इस कॉम्प्लेक्स में प्रवेश कर रहा है, और उसी हाइड्रोजन के जो है इंट्रेंस के कारण यहाँ पर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर एटीपी बना रहा है। ये कॉम्प्लेक्स 5 में जो है घटना होता है, यही जो है हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में देखेंगे। आगे देखते हैं, इतना बात आपको जानना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग यहाँ से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की चर्चा किया हुआ है। चलिए यहाँ पर इसी कॉम्प्लेक्स 5 का जो है यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है। थोड़ा सा इस डायग्राम को समझिएगा, बस ये बात अपने आप समझ में आ जाएगा, हम लोग अपने आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। चलिए, ये जो ब्लू रंग का जो ये पार्ट है ये आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये इसका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का ये आउटर साइड हो गया और ये मैट्रिक्स हो गया, मतलब इनर साइड हो गया। ये चीज़ हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की रचना में पढ़े थे। इसके पिछले वीडियो वाला में भी हम थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बोले थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन से घिरा होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो चूँकि ये जो काम जो हो रहा है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर हो रहा है, इसीलिए हम लोग उसका जो है यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है अपने बुक में। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के जो अंदर वाला साइड है वो मैट्रिक्स है और ये इधर जो है आपको आउटर साइड हो गया, और ये जो है ये अगर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है तो ये दोनों के बीच का जो जगह है, ये दोनों के बीच का जो जगह है चलिए उसको देखते हैं। उसमें इस घटना को दिखाया गया है। तो यहाँ हो क्या रहा है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के जो है अंदर जो है F1 पार्ट जो है धंसा हुआ है और इसके जो है पेरीफेरी पर
F1 जो है पार्ट पड़ा हुआ है। मैंने कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है F1, F0, F1 कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर F0, F1 पार्टिकल्स है, जिसका F0 वाला जो है पार्ट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर धंसा होता है, और उसका F1 जो हेड पीस है वो फिर पेरिफेरल होता है, मैट्रिक्स में जो है क्या होता है, टंगाए हुआ रहता है, मैट्रिक्स में रहता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की रचना भी एकदम जान लेना है। अगर इसको समझ आइएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया की रचना पढ़ने में आसान हो जाएगा। जैसे भी आप जानिए, इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो चलिए, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो NADH2 FADH2 के द्वारा क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, जो मैट्रिक्स में रिलीज हुआ था ना, मैट्रिक्स में रिलीज हुआ था, और ये मैट्रिक्स से रिलीज होकर ये इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो है आ गया था ना, यहाँ आ गया है। ये हाइड्रोजन जो है कभी मैट्रिक्स में था, क्योंकि NADH2 और FADH2 के द्वारा जो हाइड्रोजन रिलीज होता है वो मैट्रिक्स में ही रह जाता है, और मैट्रिक्स में जब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये जो है आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में जो है चलाता है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चलाता है। चलिए, ये स्पेस में चलाता है, वहाँ आने से क्या होता है, ये जो F0 जो चैनल है, F0 जो है इस हाइड्रोजन प्रोटॉन को क्या करता है, इसी से होकर गुजरता है, इसी से पास होता है, और वो F1 पार्ट से होते हुए जो है वो फिर अपना मैट्रिक्स में चला जाता है। फिर मैट्रिक्स से फिर अपना यहाँ आएगा, यहाँ से मैट्रिक्स में जो चलेगा। तो ये इसके जो है चलने से, मतलब इसके जो है इस तरह से जो है रिलीज होने से क्या होगा, इस F1 पार्ट में ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, PI लिखा हुआ है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ADP के साथ जुड़कर या दोनों जुड़कर और ATP का निर्माण कर लेता है। यहाँ पर यही जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो यहाँ ATP जो बना है, एक ATP बनने के लिए कितने हाइड्रोजन एटम को जो है पास करना होगा इस चैनल से, तो यहाँ पर इस पर सवाल पूछा गया है। तो हर हालत में इस डायग्राम को अपने दिमाग के अंदर क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, जिससे ये अपने आप जो है समझ में आ जाता है। चलिए, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज इन सिंथेसिस ऑफ ATP विथ हेल्प ऑफ एटीपेज कॉम्प्लेक्स 5। यहाँ जो ATP का जो निर्माण होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यही प्रोसेस है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ATP का निर्माण होता है। तो ये कहता है कि इस ATP का निर्माण, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की क्रिया जो है एटीपेज एंजाइम, एटीपेज सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स भी उसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 5वां को, मतलब एटीपी सिंथेटेज एंजाइम जो है कॉम्प्लेक्स 5 की जो है क्या होता है, उसके हेल्प से ATP का निर्माण होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ATP बनता है with the help of ATPase complex 5. This complex consists of
कहता है जो ये एटीपी सिंथेटेज या कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है, ये कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स। इस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स 5 या एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में जानना होगा कि इस कॉम्प्लेक्स में 2 जो है 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक F1 और एक F2। F1 और F2 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं जहाँ ये दिखाया गया है। ये कॉम्प्लेक्स 5 एटीपी सिंथेटेज के 2 मुख्य कंपोनेंट है, अवयव है, भाग है, एक F0 और एक F1। ये 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स 5 के। ये F1 जो है हेड पीस, इसके बारे में F1 कह रहा है, यहाँ लिखा हुआ है F1 हेड पीस इज पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोला गया है? पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन्स साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। इसी F1 कंपोनेंट में ही एटीपी का निर्माण होता है। पर इस टुकड़ा में इसमें सवाल पूछा गया है, तो इसलिए पूरे बात को ही यहाँ एटीपी का सिंथेसिस आप जान गए कि एक कॉम्प्लेक्स 5 है, एटीपी सिंथेटेज है। तो इसके कितने कंपोनेंट हो गए? 2 कंपोनेंट, F0 और F1। तो F1 कंपोनेंट जो है ये हेडपीस के रूप में इसको कहा गया है, और ये जो है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इसको बोला गया, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर एटीपी का क्या करता है? निर्माण करता है। और इसमें जो है कौन से एटीपी सिंथेटेज या एटीपेज इंजाइम भी हम लोग, एटीपेज इंजाइम जो है इसको जो है एटीपी बनाने का तो कह सकते हैं ना कि F1 जो कंपोनेंट है वो क्या है? साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। लिखा हुआ है आपके किताब में, साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इस F1 कंपोनेंट के बारे में सोचिए। F1 कंपोनेंट को हम लोग पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हेड पीस है, और यहाँ पर कौन सा काम होता है? तो इस साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसको समझना है, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो F1 कंपोनेंट के बारे में देखें। अब देखिए F1 कंपोनेंट में एटीपी बन रहा है, ए साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एटीपेज एंजाइम। अब चलिए F0, ये जो F0 जो है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। दोनों को याद रखना होगा। एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, F1 को हम क्या बोलेंगे? पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और F0 को इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पेरिफेरल और यहाँ इंटीग्रल, ये दोनों याद करना होगा। बाकी मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है डेट फॉर्म द चैनल, ये चैनल बनाता है ना,
रास्ता बनाता है, वे बनाता है, चैनल बनाता है थ्रू विच प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन के रूप में, प्रोटॉन हाइड्रोजन, प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन को ये F1 जो कंपोनेंट है वो क्या बनाता है, चैनल बनाता है, रास्ता बनाता है। काहे के लिए, प्रोटॉन को इस इनर मेम्ब्रेन को पार करने के चैनल बनाते हैं, चैनल रास्ता। तो ये जो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन जो है वो F0 जो है चैनल बनाता है, और उसी चैनल, उसी रास्ते से ये प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन इसको पार करके इनर मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, पार करते हैं। द पैसेज ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालाइटिक साइट ऑफ F1 component of the for the production of, कहता है कि the passage of proton through the channel, इस चैनल से जो है प्रोटॉन पास करता है तो कहाँ जाके फिर जुड़ेगा, F1 कंपोनेंट के साथ जुड़ेगा, जो क्या करेगा, कैटालाइटिक साइट ऑफ F1 कंपोनेंट के साथ क्या करेगा, जुड़ेगा, कपल्ड होगा, वहाँ जाके अपना कपल हो जाएगा, जुड़ेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP, ATP बनाने के लिए जो है, फॉर ईच ATP, ये पॉइंट को नोट करना है, फॉर ईच ATP प्रोडक्शन, एक ATP प्रोडक्शन के लिए, प्रत्येक ATP प्रोडक्शन के लिए 2H प्लस, यहाँ दिखाया है 2H प्लस passes through F0 from the intermembrane space। ये हो गया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से दो हाइड्रोजन 2H प्लस जो है इस चैनल से क्या होना चाहिए, पास करना चाहिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ATP, एक ATP के प्रोडक्शन के लिए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, उस स्पेस से दो हाइड्रोजन 2H प्लस जो है इस F0 चैनल से होके पास करना चाहिए। वो लिखा हुआ है यहाँ पर, ATP प्रोड्यूस 2H प्लस passes थ्रू द F0 फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स। इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से दो हाइड्रोजन प्लस जो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, पास करना चाहिए। इस चैनल आप देखे हैं, द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटीन ग्रेडियंट। इस तरह से जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात हुई। इतना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखिए, हम लोग बताने के क्रम में हर चीज़ बताने का प्रयास करते हैं, मैक्सिममली जो है आपको बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें अगर कोई भी डाउट रह जाए, अगर कोई भी समस्या इसमें रह जाए, तो आप लोग को जो है मतलब कमेंट करके या फिर किसी भी मतलब माध्यम से आप लोग को उस डाउट को ज़रूर क्लियर करना चाहिए। कोई भी समस्या रह गया हो, कोई भी चीज़ इसमें आप नहीं समझ पाए हो, क्योंकि समय तो लिमिट रहता है, उस समय लिमिट समय में हम लोग इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करते हैं,
लेकिन हो सकता है कि वो चीज़ आपको जो है, एक तो पढ़ने के समय आपको किताब पास रखना चाहिए कि कोई चीज़ मान लीजिए वीडियो बनने में छोटा मोटा हो गया, चाहे नहीं दिखाई दिया, नहीं बुझा रहा है, तो उसको किताब के द्वारा देख ले। इस वीडियो को 2-3-4 बार देखिए, और उसके बावजूद भी कोई अगर डाउट रह जा रहा है तो आप बाय एनी मीन्स कमेंट के द्वारा, फ़ोनिक या जैसे भी आपको लगता हो उस तरह से कांटेक्ट करके जो है कोई भी डाउट हो उसको एकदम क्लियर कर लेना चाहिए, उसको जो है पूछ लेना चाहिए। और जो लोग भी अब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये तो बार बार बोलना पड़ता है आप लोग को, बिना बोले हुए काम कर लेना चाहिए, या अपने इष्ट मित्रों के साथ भी जो है ऐसा कर लेना चाहिए, ताकि हम लोग को जो है उतना हम लोग को जो है सब्सक्राइबर मिल जाए कि हम लोग डायरेक्ट लाइव आकर जो है हम अपने बायोलॉजी को जो है आपको क्या करें, सिखा सके। इसके लिए आप लोग को ऐसा प्रयास करना चाहिए। अपना मोबाइल है उससे सब्सक्राइब कर ही दीजिए, कुछ इष्ट मित्रों के जो भी है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका बहुत कुछ बिगड़ नहीं जाता है, आपका कुछ चला नहीं जाता है, इसलिए आप लोग को जो है ऐसा करना चाहिए। चलिए तो फिर हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलते हैं।